हम सब जानते हैं कि कहानियाँ सुनना तो सबको बहुत पसंद होता है। अगर आपको भी हमारी कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी मज़ेदार कहानियाँ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसके 4 बच्चे थे, 3 बेटियां थीं और 1 बेटा था। बादशाह अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था और अपने बच्चों को नित नई चीज़ें लेकर देता था। उसके बच्चों के खिलौने इतने निराले थे कि हर कोई देखता ही रह जाता था। बच्चे आपस में भी बहुत प्यार से रहते थे। एक दिन बादशाह ने अपने 4 बच्चों को बुलाया तो 4 बच्चे बादशाह के पास आ गए। बादशाह ने अपने 4 बच्चों को प्यार किया और उन्हें अपने पास बिठा लिया और उन्हें बहुत से तोहफ़े दिए। और उसके बाद बादशाह अपने 3 बेटियों में से अपनी बड़ी बेटी को अपने पास बुलाकर कहने लगा कि बेटी, तुम बताओ कि मैं कौन हूँ। तो बेटी बोली, मेरे प्यारे अब्बा जान, आप मेरे प्यारे वालिद हैं और बादशाह भी हैं। तो बादशाह ने कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तभी वो बेटी कहने लगी, मेरे प्यारे अब्बू जान, मैं आपसे पहाड़ों से ऊंचा और समंदरों से गहरा प्यार करती हूँ। उसने बड़े लाड से अपने बाप से कहा। बादशाह बहुत खुश हुआ। फिर बादशाह ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बाद बादशाह ने अपनी दरमियानी बेटी से कहा कि तुम बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तभी वो दूसरी बेटी बोली कि बादशाह सलामत, आप मेरे वालिद हैं और मैं आपसे 7 आसमानों से ऊंचा और 7 ज़मीनों से गहरा प्यार करती हूँ। बादशाह ने कहा कि तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। बादशाह ने उसे भी अपने सीने से लगा लिया। अब बादशाह अपनी तीसरी बेटी की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, मेरी प्यारी बेटी, तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। तभी वो बेटी बोली, प्यारे अब्बा जान, क्या मैं सच सच बताऊं? तो बादशाह ने संजीदगी से कहा, हाँ बेटी, बिल्कुल सच कहो। बादशाह हैरान हो रहा था। तभी वो कहने लगी, मेरे प्यारे अब्बा जान, मैं आपसे नमक जितना प्यार करती हूँ। वो प्यार से बोली। तभी बादशाह कहने लगा कि ये कैसा जवाब है। बादशाह हैरत से बोला कि ये तुमने कैसा जवाब दिया है। तभी वो कहने लगी कि हाँ अब्बू जान, मैं आपसे नमक जितना प्यार करती हूँ। जब उसने दोबारा ये कहा तो बादशाह को बहुत गुस्सा आ गया। बादशाह ने फौरन से अपने सिपाहियों को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि इस बेवकूफ़ लड़की को जंगल में छोड़कर आओ ताकि इसे अपने बाप की कदर मालूम हो सके। सिपाहियों ने अपने बादशाह के हुक्म की तामील की और तीसरी शहजादी को जंगल में अकेला छोड़कर आ गए। शहजादी वहाँ भी रहकर अपने रब का शुक्र अदा करने लगी और कहने लगी कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी रज़ा के आगे सर झुकाती हूँ। तू ही मेरा परवरदिगार है और मेरी हिफाजत करने वाला तू ही है। शुक्र है कि तू जैसे भी मुझे रखे। वो अल्लाह के हुजूर सरबो सजूद हो गई। अल्लाह की रहमत को जोश आया। वहाँ एक बूढ़ा आदमी अपनी बीवी के साथ जंगल में रहता था। उसने इस लड़की को देखते ही अपनी बेटी बना लिया। वो रोज़ाना लकड़ियाँ काटता और शहर में जाकर बेच कर आता। शहजादी कहने लगी, बाबा, तुम कुछ लकड़ियाँ बेच कर आया करो और कुछ को पहाड़ की गार में इकट्ठा करना शुरू कर दिया करो ताकि लकड़ियाँ जमा होती रहें और सर्दियों में हमारे काम आ जाया करें। उस बाबा ने उसकी नसीहत पर अमल किया और लकड़ियाँ गार में जमा करनी शुरू कर दी। गार लकड़ियों से भर गया। अब एक दिन ऐसा हुआ कि बिजली गिरी और लकड़ियों को आग लग गई। ज़रा सी देर में सारी जमाशुदा लकड़ियाँ जलकर खाक हो गईं। 2-3 दिन बाद जब राख ठंडी हुई तो शहजादी वहाँ गई। उसने सोचा कि मैं गार की सफाई कर दूँ और वहाँ फिर से लकड़ियाँ इकट्ठी करना शुरू कर दूँ। जैसे ही वो गार में गई तो वो हैरान रह गई। उसे वहाँ हर तरफ सोना ही सोना नजर आ रहा था।
दरअसल वो गार सोने का पहाड़ था। शहजादी ने कुछ बेच दिया और गार के बाहर एक महल बनवा लिया। वो महल बहुत शानदार था। उसने महल के इर्द गिर्द एक खूबसूरत बाग बनवाया। बाग में फव्वारे लगवाए और रंग बरंग के फूल और पौधे भी लगवाए और बाग की खूब आराइश की। अब शहजादी ने अपना भेस बदला और अपना चेहरा छुपा लिया और उसने बादशाह, उसके अमीरों और वजीरों और तमाम शहर के लोगों को दावत दे डाली। बादशाह ने दावत कबूल कर ली और जब बादशाह और उसके सारे वजीर और दरबारी, उसकी दोनों लड़कियां भी और बेटा भी खाना खाने को बैठे तो किसी के भी खाने में नमक ना था। सबने खाना छोड़ दिया और खाने से हाथ खींच लिया क्योंकि फीका खाना किसी से खाया नहीं जा रहा था। तभी शहजादी ने बादशाह से खाना ना खाने की वजह पूछी। तभी बादशाह कहने लगा कि ये खाना तो बहुत बदजायका है, किसी खाने में भी नमक नहीं है, मैं ये खाना नहीं खा सकता। बादशाह की बेटियों, बेटे और उसके दरबारियों ने भी बेनमक खाना खाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। तभी वो कहने लगी, क्या बादशाह सलामत, आप नमक को इतना प्यार करते हैं कि उसके बगैर खाना नहीं खा सकते? उसने बादशाह से सवाल किया था। तभी बादशाह ने जवाब दिया कि हाँ, नमक के बगैर तो हर खाना बेजायका हो जाता है और खाने में नमक ना हो तो वो खाना तो कभी खाया ही नहीं जा सकता। मैं तो ये कहता हूँ कि नमक के बगैर खाना बिल्कुल बेकार होता है। बादशाह ने उसे ये जवाब दिया। तभी शहजादी कहने लगी, अच्छा तो ये बात है, आप नमक के बगैर खाना नहीं खा सकते, यानी आप नमक के बगैर नहीं रह सकते। बादशाह ने कहा, हाँ बिल्कुल यही बात है। बादशाह ने बेजारी से उठते हुए जवाब दिया। उसी वक्त शहजादी ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया और कहने लगी, अब्बा हुजूर, मैंने सच कहा था कि मैं आपसे नमक जितना प्यार करती हूँ। बादशाह ने जैसे ही अपनी बेटी को देखा तो बहुत शर्मिंदा होने लगा। फिर उसने अपनी बेटी को प्यार किया और उसे सीने से लगाया और उसे अपने महल में वापस ले आया। आइए चलते हैं आज की दूसरी कहानी की जानिब। एक दफ़ा का जिक्र है कि दो भालू भाई छुटकू और मुटकू एक जंगल में रहा करते थे। दोनों सगे भाई थे। छुटकू का रंग काला था और मुटकू का रंग बर्फ की तरह सफ़ेद था। दोनों के माँ बाप को किसी शिकारी ने गोली मारकर ख़त्म कर दिया था। अब वो दोनों जंगल में एक गार में रहते थे। छुटकू निहायत शरीफ था और वो हर हालत में खुश रहता था, लेकिन मुटकू को अपने सफ़ेद होने पर बहुत गरूर था। वो कोई मेहनत नहीं करता था और बहुत खुद गर्ज और मतलबी भी था। दोनों जंगल में सैर करते फिरते शहद खाते और मछलियों का शिकार भी करते थे। नदी में नहाते भी थे और साफ पानी भी पीते थे। छुटकू को अपना जंगल, अपना घर बहुत अच्छा लगता था। वो अपने वतन से बहुत प्यार करता था, लेकिन मुटकू बहुत लापरवाह और गैर जिम्मेदार था। उसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। उसका दिल अब अपने जंगल में नहीं लगता था। वो चाहता था कि वो वहाँ से निकलकर शहर चला जाए और खूब मज़े की ज़िंदगी गुजारे, वहाँ का भुना हुआ गोश्त खाए और मिठाइयाँ खाए। उसका भाई उसे समझाता कि ये जंगल है, यहाँ हम बिल्कुल आज़ाद हैं और हम पर कोई पाबंदी नहीं है। हम अपनी मर्ज़ी से उठते हैं और अपनी मर्ज़ी से खाते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है। भाई, लालच बहुत बुरी बला होती है। ऐसा ना हो कि तुम शहर जाओ और लोग तुम्हें पिंजरे में बंद कर दें। ऐसा करो, शहर मत जाओ। लेकिन मुटकू ने छुटकू की बात नहीं मानी और शहर जाने का इरादा कर लिया। मुटकू क्योंकि लालची था और उसे अपने सफ़ेद रंग पर बहुत गुरूर भी था। वो जंगल से निकला और शहर की तरफ जाने लगा तो रास्ते में उसे भेड़ों का एक फार्म नजर आया। वो एक किसान का था और फार्म में वो अपनी भेड़ें पाल रहा था। वो उनकी ऊन शहर में जाकर बेच कर आता था। उनमें से वो कुछ भेड़ें भी शहर में बेच कर आता था।
اور انہیں بہت اچھی خوراک دیتا تھا۔ جب کوئی بھیڑ بیمار ہو جاتی تو وہ اس کا علاج بھی کرواتا تھا اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا۔ اس کا فارم بہت بڑا تھا اور اس کی بھیڑیں بہت خوبصورت بھی تھی، جس کو شہر میں بہت پسند کیا جاتا تھا۔ عید کے موقع پر تو لوگ اس کی بھیڑوں کو بہت اچھے داموں خریدا کرتے تھے۔ مٹکو ابھی راستے میں تھا کہ اسے ایک کوا ملا اور وہ کہنے لگا کہ بھالو بھائی، تم اپنا جنگل اور اپنی آزادی چھوڑ کر یہاں سے کیوں جا رہے ہو؟ تم بہت پچھتاؤ گے۔ مٹکو کہنے لگا، جاؤ جاؤ، مجھ سے فضول باتیں مت کرو، یہ ساری زمین اللہ کی ہے اور میں وہاں جا کر عیش کروں گا۔ میرا راستہ چھوڑ دو اور مجھے جانے دو۔ تمہاری شکل بھی اچھی نہیں ہے اور تم بات بھی اچھی نہیں کرتے ہو۔ میں تو ضرور شہر جاؤں گا اور وہاں جا کر خوب عیش کروں گا۔ آنے والے دنوں کا سوچ کر وہ بہت ہی خوش تھا۔ اس نے کوے کی بھی کوئی بات نہ مانی اور لالچ میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ تبھی اسے ایک تالاب نظر آیا۔ اسے پیاس لگی تھی، وہ اس میں سے پانی پینے لگا۔ تالاب میں سے اچانک ایک مینڈک نکل آیا اور کہنے لگا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ یہ تالاب بھیڑوں کے پانی پینے کے لیے ہے، یہاں سے چلے جاؤ، پانی کو گندا مت کرو، اگر مالک آ گیا تو وہ تمہیں بہت مارے گا۔ بھالو غصے سے کہنے لگا، کون ہوتا ہے وہ مجھے مارنے والا؟ یہ پانی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برسایا ہے اور میں اسے کچا چبا جاؤں گا اگر اس نے مجھے کچھ بھی کہا۔ اتنی دیر میں ایک مرغا بھی آ گیا جو بہت لڑاکا تھا۔ بھالو اس سے کہنے لگا کہ بھاگ جاؤ۔ مرغے کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اونچی اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا کہ پکڑو پکڑو، یہ چور ہے۔ جب وہاں پہ موجود کتوں نے مرغے کی آواز سنی تو وہ بھاگتے ہوئے چلے آئے اور مٹکو اکیلا تھا، لیکن وہ کتے بہت زیادہ تھے۔ وہ بھونکے جا رہے تھے اور ان کے بھونکنے کی وجہ سے فارم کا مالک وہاں آ گیا۔ وہ بھالو کو دیکھ کر پریشان بھی ہو گیا کیونکہ بھیڑیں اسے دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ مالک نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور کتوں کو بھگانے لگا۔ تبھی اس نے سفید بھالو کو دیکھا اور اس کو دیکھتے ہی مالک نے گاؤں والوں کو پکارنا شروع کر دیا کہ یہاں ریچھ آ گیا ہے، اسے پکڑو، اسے پکڑو۔ اور اتنی دیر میں سارے لوگوں نے مل کر چڑیا گھر والوں کو فون بھی کر دیا۔ اس کے لیے ایک بڑا سا پنجرا لایا گیا جو لوہے کا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے جال ڈال کر بھالو کو پکڑ لیا اور پنجرے میں بند کر دیا۔ اس طرح بھالو نے اپنی آزادی اپنی بے وقوفی اور اپنی لالچ کی وجہ سے گنوا دی۔ اب اسے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ کاش وہ اپنے بھائی کی بات مان لیتا تو آج یوں قید نہ ہوتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔